जिसे सबसे सेफ माना जा रहा था उसी ने अचानक सबसे ज्यादा डरा दिया। डॉलर टर्म्स में गोल्ड अपने पीक से लगभग 29% गिर गया और सिल्वर तो 50% से भी ज्यादा। हालांकि रुपी की वीकनेस ने इंडियन इन्वेस्टर्स के नुकसान को काफी हद तक कुशन कर दिया। इसलिए इंडिया के एमसीएक्स पर सोना करीब 22% ही गिरा, 29% नहीं, और चांदी लगभग 49% गिर गई। तो अब सवाल ये है, जिसे दुनिया सबसे सेफ मानती थी वो अचानक गिर क्यों रहा है? क्या ये और गिरेगा? और क्या ये आपके लिए वार्निंग है या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? वीडियो को एंड तक देखोगे तो सारे आंसर्स मिलेंगे और ये भी पता चलेगा कि चांदी हमेशा सोने से इतनी ज्यादा क्यों गिरती है। मैं हूं सानिका और आइए देखते हैं वो 7 कारण जिसकी वजह से सिल्वर और गोल्ड दोनों गिर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में गोल्ड और सिल्वर ने इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न्स दिए हैं। सोने ने लगभग 200% और चांदी ने तो 500% से भी ज्यादा। हमने इस चैनल पर कई बार कवर किया है कि इसके पीछे रीजंस क्या थे। अगर वो वीडियो आपने मिस की है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये करेक्शन किसी एक रीजन से नहीं आ रही है। इसके पीछे एक साथ कई ग्लोबल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। जो फैक्टर्स पहले गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो बदल गए। तो समझते हैं मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले रीजन क्रूड ऑयल के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑयल और गोल्ड का भला क्या कनेक्शन है? देखिए, कनेक्शन तो है और सीधा है। वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस अचानक बढ़ गई और $120 तक पहुंच गई, जो उसका पीक था। ग्लोबल क्रूड के साथ इंडिया की क्रूड ऑयल बास्केट की एवरेज प्राइस भी अप्रैल में $114 पर बैरल से ऊपर चली गई थी, जो काफी ज्यादा एलिवेटेड प्राइसेस है। अब इससे एक चेन बनती है। जैसे ही क्रूड महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ता है और इससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन ऊपर चले जाता है। और जब इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है तो मार्केट मान लेता है कि इंटरेस्ट रेट्स जल्दी कट नहीं होंगे। यही एक्सपेक्टेशन गोल्ड और सिल्वर को गिराता है। क्यों? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सेंट्रल बैंक्स, चाहे वो यूएस की फेड हो या आरबीआई, वो महंगाई कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स यूज करती है। जब चीजें महंगी हो रही होती है यानी इन्फ्लेशन हाई होता है, तब बैंक रेट्स को बढ़ाता है ताकि लोन महंगा हो जाए, ताकि लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसे हो, जिससे डिमांड कम होगी और जिससे सभी चीजों की कीमत भी कम हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ रहा है और बैंक उल्टा रेट कट कर दे तो वो आग में घी डालने जैसा होगा। खर्च और बढ़ेगा क्योंकि लोगों के पास सस्ते लोन्स होंगे, इससे डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस भी। इसलिए मार्केट मान लेता है जब तक इन्फ्लेशन का डर है, रेट कट नहीं होगा। और यही एक्सपेक्टेशन सोने और चांदी के लिए एक खतरा बन गई है, क्योंकि बैंक के इंटरेस्ट रेट्स अगर ज़्यादा है तो एफडी और बॉन्ड ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। इसलिए लोग गोल्ड छोड़कर वहाँ पैसा डालते हैं। यानी क्योंकि महंगे क्रूड ऑयल की वजह से महंगाई बढ़ सकती है, बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की उम्मीद है, तो लोग गोल्ड छोड़कर एफडी और बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं, जिससे डिविडेंड मिलता है। इसलिए गोल्ड और सिल्वर गिर रहे हैं। अब आते हैं सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिस पर सबकी नजर है कि यूएस फेड के रेट्स बढ़ने की उम्मीद है। हाँ, बस उम्मीद है और इससे गोल्ड और सिल्वर गिर रहा है। देखो, जून 2026 में फेड ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए, रेट्स 3.50 से 3.75 के बीच ही रखे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है। मई में इन्फ्लेशन का वो मेजर जिसे फेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है 2.9% पर बना है। मतलब इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आया है। इसलिए मार्केट को लगने लगा कि फेड अब रेट कट नहीं करेगा, बल्कि आगे रेट हाइक करेगा। इसलिए फ्यूचर्स मार्केट्स में जून के एंड तक ट्रेडर्स सितंबर रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी लगभग 67% मान रहे हैं। और पिछले हफ्ते ही एफओएमसी मीटिंग ने तो पिक्चर ही बदल दी। मीटिंग से पहले मार्केट मानकर चल रहा था कि 2026 में एक भी रेट हाइक नहीं होगा, लेकिन अब 18 में से 9 फेड ऑफिशियल्स ने कम से कम एक रेट हाइक का प्रोजेक्शन दिया है। फेड चेयर केविन वॉश का टोन भी काफी हॉकिश था। इसी वजह से बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि मार्केट अभी सिर्फ पहली रेट हाइक को प्राइस कर रहा है, जबकि आगे टोटल 3 हाइक्स तक देखने मिल सकती है। अब इसका गोल्ड और सिल्वर से कनेक्शन सिंपल है। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की उम्मीद होती है तो लोग गोल्ड और सिल्वर से पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर से इंटरेस्ट जैसा रेगुलर इनकम नहीं मिलता। इसलिए रेट्स अभी बढ़े भी नहीं है, पर उनके बढ़ने की उम्मीद ही गोल्ड और सिल्वर पर प्रेशर डाल रहा है और इसलिए प्राइसेस गिर रही है। अब पॉइंट नंबर 3, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स भी गोल्ड के लिए प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि यूएस ट्रेजरी की यील्ड्स भी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए बढ़ रहे हैं। जून 2026 में यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड लगभग 4.4% से 4.5% के रेंज में ट्रेड कर रही है। अब इसका गोल्ड से कनेक्शन सिंपल है। जब इन्वेस्टर को यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे लो रिस्क ऑप्शन से 4% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो गोल्ड होल्ड करना कम अट्रैक्टिव है, क्योंकि गोल्ड खुद कोई इंटरेस्ट या रेगुलर इनकम नहीं देता,
बॉन्ड देता है। इसलिए जब ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ती है तो गोल्ड पर प्रेशर आता है। इससे हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। जब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स पर अच्छा रिटर्न मिलता है तो इन्वेस्टर्स का पैसा यूएस एसेट्स की तरफ जाने लगता है। इससे डॉलर स्ट्रांग होता है। देखो, अनसर्टेनिटी के टाइम इन्वेस्टर्स सेफ जगह पैसा रखना चाहते हैं। सेफ हेवन यूजुअली 2 होते हैं, गोल्ड और यूएस डॉलर। लेकिन इस बार ज्यादा पैसा गोल्ड की जगह डॉलर की तरफ गया है। डॉलर इंडेक्स यानी DXY 101 के ऊपर चला गया है। ये पिछले 1 साल का सबसे हाईएस्ट लेवल है। ऊपर से मार्केट को लगने लगा है कि रेट हाइक सच में हो सकती है। इस वजह से यूएस डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को और अट्रैक्टिव लगने लगे। इसका रिजल्ट सिंपल था, गोल्ड और सिल्वर की डिमांड कम हो गई। हमारी तरह सेंट्रल बैंक्स भी सेफ हेवन पसंद करती है, जिससे हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। कुछ महीने पहले कई सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड पेस पर सोना खरीद रहे थे और इसी ने रैली को सपोर्ट किया। लेकिन अब सेंटिमेंट में हल्का सा शिफ्ट आ रहा है। कुछ सेंट्रल बैंक्स प्रॉफिट बुकिंग या रीबैलेंसिंग के लिए सेलिंग भी कर रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2026 में सेंट्रल बैंक्स मिलकर लगभग 30 टन सोने के नेट सेलर बन गई है। और ये डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले कई क्वार्टर्स तक ये लोग लगातार सोना जमा कर रहे थे। सेलिंग का सबसे बड़ा हिस्सा टर्की और रशिया से आया। टर्की पर करेंसी और रिजर्व मैनेजमेंट का प्रेशर था। रशिया के लिए लिक्विडिटी और सैंक्शन से जुड़ी जरूरतें फैक्टर थी। मतलब ये सेलिंग गोल्ड पर बेरिश व्यू की वजह से नहीं, बल्कि कंट्री स्पेसिफिक मजबूरियों की वजह से हुई है। और इसी बात का प्रूफ ये है कि मार्च के बाद सेंट्रल बैंक्स फिर नेट बायर बन गए। उन्होंने लगभग 17 टन गोल्ड खरीदा है। पोलैंड ने करीब 14 टन और चाइना ने लगभग 8 टन ऐड किया। और चाइना तो दिसंबर 2024 से हर महीने लगातार सोना जमा ही कर रही है और अप्रैल 2026 की परचेस उसके पिछले 18 महीनों की सबसे बड़ी परचेस थी। तो मार्च की सेलिंग शायद ट्रेंड रिवर्सल नहीं थी, ज्यादा लाइकली है कि ये एक टेम्पररी ब्लिप है। लेकिन पॉइंट ये है कि सेंट्रल बैंक बाइंग, इसका नैरेटिव ही गोल्ड रैली का बड़ा सपोर्ट था। इस नैरेटिव ने इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स को भी गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट किया था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, प्रॉफिट बुकिंग्स और ETF फ्लोज। ये बिल्कुल सिंपल है। जब कोई एसेट कम टाइम में बहुत तेज भागता है तो कुछ इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट निकालना शुरू कर देते हैं। गोल्ड के साथ भी यही हुआ। 2023 से 2026 की शुरुआत तक गोल्ड ने एक्सेप्शनल रैली दी थी। इसलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का प्रॉफिट बुक करना नॉर्मल मार्केट बिहेवियर था। और इसी ट्रेंड का असर ETF फ्लोज में भी दिखा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग मई 2026 में ग्लोबल गोल्ड ETF से लगभग $2 बिलियन का नेट आउटफ्लो देखने मिला। इसके बाद ग्लोबल ETF होल्डिंग्स घटकर 4,121 टन पर आ गई और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी 2% गिरकर लगभग $604 बिलियन पर पहुंच गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टर्स अचानक गोल्ड पर बेरिश हो गए। हुआ सिर्फ इतना कि जब सोने की प्राइस रेंज बाउंड हो गई, बॉन्ड यील्ड्स अट्रैक्टिव बन रही है और मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी की तंगी है, तो कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना शुरू किया। और शायद इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग, ETF पोजिशनिंग और चेंजिंग मैक्रो एक्सपेक्टेशंस, इन तीनों ने मिलकर सोने और चांदी पर शॉर्ट टर्म प्रेशर बनाया है। और इसी वजह से ईयर टू डेट फ्लोज का ट्रेंड 2.5 साल में पहली बार गिरते हुए दिखा। अब लास्ट फैक्टर पे आते हैं, काउंटर सिक्लिकल और प्रो सिक्लिकल बिहेवियर। यूजुअली गोल्ड को काउंटर सिक्लिकल एसेट माना जाता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट में प्रेशर होता है तब गोल्ड अक्सर अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी के टाइम लोग अपना पैसा सेफ जगह रखना चाहते हैं और गोल्ड एक ट्रेडिशनल सेफ हेवन है। लेकिन इस बार गोल्ड ने एक्सपेक्टेड सपोर्ट नहीं दिखाया। अनसर्टेनिटी थी, फिर भी गोल्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग था, बॉन्ड यील्ड्स हाई थे और मार्केट में लिक्विडिटी कंसर्न्स भी थे। इसलिए गोल्ड पर भी प्रेशर आ गया। यानी इस फेज में गोल्ड इकोनॉमी के ऑपोजिट मूव नहीं कर रहा है, बल्कि मार्केट सेंटिमेंट और बाकी एसेट्स के साथ मूव कर रहा है। इसी बिहेवियर को प्रो सिक्लिकल बिहेवियर कहते हैं। पर क्या ये पहली बार हो रहा है? अगर हम सिर्फ पिछले कुछ हफ्तों की मूवमेंट देखें तो ये करेक्शन काफी बड़ी लगती है, लेकिन अगर थोड़ा जूम आउट करेंगे तो पिक्चर काफी अलग दिखती है। सिर्फ 2016 से आज तक सोने ने कई डबल डिजिट करेक्शंस देखे। सबसे नोटेबल करेक्शन अगस्त 2020 के रिकॉर्ड हाई के बाद आया, जब प्राइसेस लगभग 22% करेक्ट हुए। इसके बाद 2022 में फेड के अग्रेसिव रेट हाइक साइकिल के दौरान भी सोना प्रेशर में रहा और अब 2026 में भी मार्केट चेंजिंग मैक्रो एक्सपेक्टेशंस को प्राइस कर रहा है। हर बार ट्रिगर अलग था, कभी स्ट्रॉन्गर डॉलर, कभी अग्रेसिव रेट हाइक्स, कभी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन एक चीज हर बार कॉमन रही थी,
हर कनेक्शन के बाद मार्केट ने नए मैक्रो एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को रीप्राइस किया। यानी हिस्ट्री एक बात बताती है, सोने की जर्नी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। स्ट्रॉन्ग रैलीज के बीच करेक्शंस आना एक नेचुरल प्रोसेस है और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स इसी वजह से शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को ब्रॉडर मार्केट साइकिल का हिस्सा मानते हैं। तो अब आखिरी सवाल, क्या ये करेक्शन सिर्फ एक हेल्दी पॉज है या फिर लॉन्ग टर्म रैली खत्म हो चुकी है? इसका सिंपल जवाब शायद किसी के पास नहीं है, और जो आपको पूरे कॉन्फिडेंस से इसका जवाब दे उसको थोड़े डाउट से सुनिएगा। लेकिन अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग लगभग 89% सेंट्रल बैंक्स का मानना है कि अगले 12 महीनों में ग्लोबल गोल्ड रिजर्व्स या तो बढ़ेंगे या स्टेबल रहेंगे, और करीब 45% सेंट्रल बैंक्स ने अगले एक साल में अपने रिजर्व्स और बढ़ाने की प्लानिंग भी बताई है। यानी सेंट्रल बैंक डिमांड आज भी सोने के लिए एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनी हुई है। दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म पिक्चर अलग हो सकती है। अगर यूएस इकोनॉमी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा रेजिलेंट रही, इन्फ्लेशन स्टिकी बनी रही और फेड ने रेट्स को लंबे टाइम तक एलिवेटेड रखा, तो प्रेशियस मेटल्स पर प्रेशर कंटिन्यूड रह सकता है। इसी वजह से प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स सिर्फ एक हेडलाइन या एक करेक्शन देखकर कंक्लूजन नहीं निकालते। वो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, सेंट्रल बैंक बाइंग, बॉन्ड यील्ड्स और ग्लोबल लिक्विडिटी, इन सबको एक साथ एनालाइज करते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने शुरू में किया था। आपने देखा होगा कि जब ये प्रेशियस मेटल्स में करेक्शंस आती है तो अक्सर चांदी सोने से ज़्यादा गिरती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि चांदी सिर्फ एक सेफ हेवन मेटल नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। यानी उसकी दो लाइफ्स है। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2026 के अकॉर्डिंग 2025 में ग्लोबल सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड 657.4 मिलियन आउंसेस थी, जो टोटल सिल्वर डिमांड का लगभग 58% है। और इस इंडस्ट्रियल डिमांड का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स और सोलर इंडस्ट्री से आता है। इसीलिए जब ग्लोबल ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस वीक पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग स्लो होने लगती है, तो सिल्वर पर सीधा असर पड़ता है। एक और बात भी है, सिल्वर का फ्यूचर मार्केट्स कमोडिटीज के सबसे लेवरेज और मोमेंटम ड्रिवन मार्केट्स में से एक माना जाता है। इसलिए जैसे ही सेंटिमेंट बदलता है, ट्रेडर्स अपनी लेवरेज पोजीशंस बहुत फास्ट अनवाइंड करते हैं। इसी वजह से करेक्शंस के दौरान चांदी अक्सर सोने से ज़्यादा गिरती है। और इस चीज़ को समझने के लिए एक और इंडिकेटर यूजफुल माना जाता है, गोल्ड सिल्वर रेशियो। ये रेशियो बताता है कि 1 आउंस सोना खरीदने के लिए कितने आउंस चांदी चाहिए। फिलहाल ये रेशियो 69 के आसपास है। इसका मतलब है कि 1 आउंस सोना खरीदने के लिए लगभग 69 आउंस चांदी चाहिए। इससे कुछ ही वीक्स पहले ये रेशियो मिड 80s तक पहुंच गया था। हिस्टोरिकली ये रेशियो काफी फ्लक्चुएट करते रहता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम जब लोग सोने को प्रेफर करते हैं तो रेशियो बढ़ने लगता है, और जब इंडस्ट्रियल डिमांड सुधरती है और चांदी बेटर परफॉर्म करती है तो रेशियो नीचे आता है। लेकिन एक वार्निंग है, एक्सपर्ट इस रेशियो को प्रेडिक्शन टूल की तरह नहीं देखते। ये सिर्फ दोनों मेटल्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ समझने में मदद करता है। इसी वजह से शॉर्ट टर्म रेशियो मूवमेंट्स देखकर लॉन्ग टर्म कंक्लूजन्स निकालना सही अप्रोच नहीं होगा। तो अब ओवरऑल पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाती है। ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट ने सोने और चांदी पर प्रेशर बनाया, और इंडिया में पॉलिसी के चेंजेस ने उस असर को विजिबल बना दिया। गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी, जिसके बाद गोल्ड इंपोर्ट 70 से 80 टन गिरकर सिर्फ 20 से 30 टन तक आ गए। हायर ड्यूटी ने इंपोर्ट्स को स्लो किया, गैर जरूरी बाइंग को कूल किया और इंडिया के इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करने में मदद की। इसी वजह से डोमेस्टिक मार्केट का सेंटिमेंट भी पहले के कंपैरिजन में काफी वीक दिखा। तो देखिए, शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर और ग्लोबल सेंटिमेंट प्राइसेस को हिला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन कई मैक्रो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स किसी एक हेडलाइन या करेक्शन के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेते। वो ब्रॉडर पिक्चर को समझते हैं और उसके बाद ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और अगर आप भी सोने या चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्राइस मूवमेंट से पहले उसके पहले की स्टोरी को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने व्यूज कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगली बार। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.